हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है। इसमें हम आपको सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ये चैप्टर समझ लो इस बुक का पूरा बेस है, इसलिए आपको ये आना चाहिए। इस चैप्टर का नाम यही है विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। अब सबसे पहले अगर हम बात करना चाहें कि विद्युत आवेश क्या है, आज हम केवल विद्युत आवेश के बारे में ही पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है कि विद्युत आवेश को किससे दर्शाते हैं। पहले याद रखना, विद्युत आवेश को हम कैपिटल क्यू से भी दर्शा सकते हैं और स्मॉल क्यू से भी दर्शा सकते हैं। मतलब कभी कभी अगर कोई कैपिटल क्यू दर्शाए तो टेंशन मत लेना, कैपिटल क्यू से भी दर्शाया जा सकता है और स्मॉल क्यू से भी दर्शाया जा सकता है। जिसमें याद रखना, आवेश की खोज 600 ईसा पूर्व हो चुका था, लेकिन पूरे आवेश का जो विस्तृत जानकारी दिया था वह किसने दिया था? कूलम्ब ने दिया था। कूलम्ब एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दिया था, इसलिए उनके याद में आवेश का मात्रक कूलम्ब रखा गया, जिसको शॉर्ट में सी से दर्शाते हैं। वापस समझ लो, आवेश को किससे दर्शा सकते हैं? कैपिटल क्यू से भी दर्शाया जा सकता है और स्मॉल क्यू से भी दर्शाया जा सकता है। मैंने भी बोला विद्युत आवेश की खोज 600 ईस्वी पूर्व हो चुकी थी, बट आवेश की विस्तृत जानकारी कब मिली थी? कूलम्ब ने दिया था। कूलम्ब के याद में ही इसलिए उन्हें हम आवेश का मात्रक कूलम्ब भी कहा जाता है, जिसे शॉर्ट में सी लिखते हैं। अब बात हमें ये आती है, कितना तो मैंने आपको बता दिया। अब बात आता है कि विद्युत आवेश की परिभाषा बताओ। आपको मैं विद्युत आवेश की 3 परिभाषा बताता हूँ। सबसे पहली परिभाषा हम आज देंगे जो बुक में है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो, 10वीं आप पढ़े होंगे तो 10वीं में आप लोग एक चुंबक का नाम सुनोगे कि कोई भी दो चुंबक हो। आप देखे भी होंगे कि कोई भी 2 चुंबक हो, उसको अगर पास में लावे तो आकर्षण, अगर वो उल्टा करके चिपकावे तो अपाकर्षण। मतलब कि आकर्षण या अपाकर्षण मतलब उसमें चुंबकीय बल लगता था। क्यों लगता था? क्योंकि चुंबक के अंदर चुंबकत्व का गुण होता है। वैसे ही कि कोई भी पदार्थ का एक प्रकार का गुण है, जो आवेश है वो पदार्थ का एक प्रकार का क्या है? गुण। इस गुण के कारण दोनों के बीच हमेशा विद्युत बल लगेगा। वापस सुन लो, हमने क्या बोला कि आवेश भी पदार्थ का एक प्रकार का गुण, मतलब उसके अंदर की खुद की प्रॉपर्टीज है, जिसके कारण उनके बीच कौन सा बल लगेगा? विद्युत बल। इसी को हम परिभाषा में बोल सकते हैं कि पदार्थ के जिस गुण के कारण उनके बीच विद्युत बल लगता हो, उस गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। वापस समझ लो, पहली परिभाषा बुक में यही है। विद्युत आवेश की अगर कोई परिभाषा पूछे तो आप बोल सकते हो, पर ये बुक में यही है कि पदार्थ के जिस गुण के कारण उनके बीच विद्युत बल लगता हो, उस गुण को हम विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। मैं आपको भी बनाना भी बताऊंगा आज, कैसे हम धन आवेश बना सकते हैं, कैसे ऋण आवेश। पहले आज हम फिर परिभाषा पहले समझते हैं। वापस समझ लो, विद्युत आवेश की परिभाषा मैंने क्या बोला? पदार्थ के जिस गुण के कारण उनके बीच विद्युत बल लगता हो, उस गुण को हम विद्युत आवेश कहते हैं। अब बात आती है कि विद्युत आवेश की दूसरी परिभाषा बात करते हैं। दूसरी परिभाषा अगर हम बात करें तो आप देखे होंगे नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। जैसे आप लोग केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग चलते हैं, जैसे आप सोडियम पदार्थ तत्व जानते होंगे। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो 2 8 1, मतलब बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। ध्यान देना। जैसे मैग्नीशियम ले लिया जाए, इसका होता है 2 8 2। क्लोरीन ले लिया जाए तो क्लोरीन का होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए 2 8 7। आप केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि अगर बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन, तो वह इलेक्ट्रॉन को दान करके धन आयन बनाता है। और अगर बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो या 6 इलेक्ट्रॉन हो या 7 इलेक्ट्रॉन हो, तो वह इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है और ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। ऐसा क्यों करता है?
क्योंकि आप पढ़े होंगे कि अष्टक नियम का पालन करता है। वैसे देखो यहाँ सोडियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अतः जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो इस पर क्या आएगा, Na+ आएगा। मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, अतः 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो इस पर आएगा Mg2+। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में देखोगे 7 मिलेगा, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन दान नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वह ग्रहण करेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्लोरीन पे क्या आएगा, माइनस आएगा। अब परिभाषा समझो, सोडियम पे कितना धन आयन है, 1 धन आयन, इसलिए इसका आवेश बोला जाए तो +1। मैग्नीशियम पे कितना है, 2, तो इसलिए इसका आवेश पूछा जाए तो +2। क्लोरीन पे कितना है, -1, इसलिए इसका आवेश पूछा जाए तो -1। परिभाषा हो गया कि पदार्थ के तत्व के ऊपर उपस्थित धन आयन अथवा ऋण आयनों की संख्या को विद्युत आवेश कहते हैं। वापस मान लो क्या बोला, दूसरी परिभाषा मैंने बोला कि जैसे सोडियम है, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो उस पर कितना पड़ेगा, Na+। मतलब सोडियम का अगर आवेश पूछा जाए +1, क्यों, क्योंकि प्लस धन आयन है, 1 धन आयन है। यहाँ 2 धन आयन इसलिए इसका आवेश +2 हुआ, यहाँ पे 1 माइनस है इसलिए इसका आवेश कितना हुआ, -1। इसलिए मैंने बोला कि पदार्थ पर उपस्थित धन आयन अथवा ऋण आयनों की संख्या को विद्युत आवेश कहते हैं। दोनों परिभाषा वापस बात समझ लेते हैं। पहली परिभाषा मैंने बताया कि पदार्थ के जिस गुण के कारण उनके बीच विद्युत बल लगता हो उस गुण को हम विद्युत आवेश कहते हैं। अर्थात पदार्थ का एक प्रकार का गुण, जैसे चुंबक था, चुंबक के अंदर कौन सा गुण था, चुंबकत्व का गुण, जिसके कारण चुंबकीय बल लगा था। वैसे ही आवेश अगर नहीं होगा तो उनके बीच विद्युत बल नहीं लगेगा। इसलिए आवेश की बात करेंगे तो विद्युत बल की बात तो जरूर करेंगे। इसलिए बोला उनका गुण है कि पदार्थ के जिस गुण के कारण उनके बीच विद्युत बल लगता हो उस गुण को हम विद्युत आवेश कहते हैं। दूसरी परिभाषा बताया कि पदार्थ पर उपस्थित धन आयन अथवा ऋण आयनों की संख्या को विद्युत आवेश कहते हैं। 2 परिभाषा होगी, इसके आधार पर ध्यान देना। आवेश अगर पूछा जाए कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, धन आयन और ऋण आयन। परिभाषा भी होगी कि अगर इलेक्ट्रॉन दान करता है तो धन आयन, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋण आयन। कोई भी पदार्थ अगर इलेक्ट्रॉन दान करता हो तो उस पर धन आयन होगा, और अगर कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता हो तो उस पर क्या आएगा, ऋण आयन होगा। कंफर्म। अगली परिभाषा चलते हैं। मैंने आपको अगली परिभाषा आपको बात करें तो अगली तीसरी जो परिभाषा है आपका, देखो तीसरी जो परिभाषा थी वो आपका होता है शायद Q बराबर Ne। हमने आपको बताया था आवेश को किससे दर्शाते हैं, Q से दर्शाते। Q बराबर आपका फॉर्मूला होता है Ne। N माने क्या है पहले वो समझ लो, यहाँ पे बीच में पूरा N माने बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अभी मैं बताऊंगा कौन सा मुक्त इलेक्ट्रॉन। और E माने होता है इकाई आवेश, जिसकी कीमत अगर कोई पूछे तो 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। मेरी बात ध्यान सुनना कि हमने आपको फॉर्मूला तो बताया था कि आवेश को किससे दर्शाते हैं, Q से दर्शाते हैं। Q बराबर आपका फॉर्मूला होता है Ne। N माने मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E माने इकाई आवेश। सबसे पहले बात ये आती है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या माने जो इलेक्ट्रॉन वह दान करता हो या जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता हो उससे हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहते हैं। वापस समझ लो क्या बोला, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो इलेक्ट्रॉन दान करता, मैंने भी बताया था, दान करे तो धन आयन और ग्रहण करे तो ऋण आयन। तो जो इलेक्ट्रॉन वह दान कर, जैसे इसके अंदर मान लो 50 इलेक्ट्रॉन है तो 50 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, उसमें मान लो उसने 20 इलेक्ट्रॉन दान किया तो जो उसने दान किया वही उसकी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। माने अगर परिभाषा पूछा जाए, N माने मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E माने इकाई आवेश। परिभाषा हो गया कि किसी भी पदार्थ के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इकाई आवेश के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। वापस समझ लो, विद्युत आवेश की तीसरी परिभाषा मैंने बताया कि किसी भी पदार्थ में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इकाई आवेश के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं।
क्लियर। वापस हम तीनों परिभाषा। पहली परिभाषा बताया कि कोई भी दो पदार्थ होगा, उन दोनों पदार्थों में एक प्रकार का गुण होगा, माने पदार्थ के जिस गुण के कारण उनके बीच विद्युत बल लगता हो, उस गुण को हम विद्युत आवेश कहते हैं। मैंने भी बताया दूसरी परिभाषा था कि किसी भी पदार्थ में उपस्थित मुक्त धन आयन अथवा ऋण आयनों की संख्या, जैसे सोडियम था, सोडियम पे +1 होता है इसलिए इसका आवेश हमने बताया था +1। मैग्नीशियम भी आगे मैंने आपको बताया पीछे, जैसे मैग्नीशियम का +2 होता है इसलिए इसका आवेश अगर पूछा जाए तो +2। क्लोरीन का -1 इसलिए इसका आवेश अगर पूछा जाए तो क्या होगा साहब, -1। मतलब जितना उसमें आयनों की संख्या है वही उसकी आवेश कहलाएगी। परिभाषा भी हो गया कि किसी भी तत्व में उपस्थित धन आयन अथवा ऋण आयनों की संख्या को विद्युत आवेश कहते हैं। तीसरी परिभाषा मैंने आपको बताया कि पदार्थ के में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इकाई आवेश के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं, जिसे हम कैपिटल Q से दर्शाते हैं। अतः परिफॉर्मूला हो गया Q बराबर आपका होता है Ne। क्लियर। अब बात आती है साहब, हमने बोला था अभी सबसे पहले कि आवेश की खोज 600 ईसा पूर्व पहले हो चुकी थी। आवेश की खोज कितने पहले हुई थी, 600 ईसा पूर्व पहले हो चुकी थी। अब एग्जाम्पल की हम बात करें कैसे, जैसे आपको उन्होंने बताया था कि जैसे सबसे पहले देखा क्या था कि आपका ऊन लिया, ऊन माने होते हैं रेशे, जो रेशम के कपड़े होते हैं, ऊन और कांच, दोनों को उन्होंने क्या किया, इनको रगड़ा। रगड़ा मतलब जैसे ऊन लिया, ये मालूम हो गया, ये कांच, दोनों को उन्होंने जब रगड़ा, रगड़ने के बाद उन्होंने 2 कांच के प्लेट लिए, उसको ऊन पर रगड़ा। रगड़ने के बाद दोनों कांच को जब पास में लाए तो देखा कि दोनों अपाकर्षित होते हैं, और वही अगर ऊन और कांच को ले गया तो उन दोनों के बीच आकर्षण होता है। अर्थात मैंने आपको उससे भी एग्जाम्पल, ये कब 600 ईसा पूर्व पहले हुआ था। दूसरी एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे अपने छोटे बच्चों की तरह हम लोग करते हुए थे, एक फुलपट्टी लेते थे, उसको बाल में क्या करते थे, रगड़ते थे, रगड़ने के बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते थे, उससे क्या करता था, आकर्षण करता था। वो जो आकर्षण का गुण आया, उस गुण क्यों आया, क्योंकि दोनों को रगड़ेंगे तो उनके बीच आवेश इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। उनके बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, जिससे एक धन आयन और एक आपका क्या बनेगा, ऋण आयन, अथवा आवेश की तरह कार्य करेगा। कंफर्म। ऐसे आपको दूसरा, बिल्ली की खाल, हम कोई भी ले सकते हैं, बिल्ली की खाल और अभ्रक को रगड़ा जाए तो उनके बीच भी क्या होगा, आकर्षण का गुण अर्थात विद्युत बल का गुण आ जाता है। क्लियर। वापस समझ लो, विद्युत आवेश की तीनों परिभाषा बताया। पदार्थ के जिस गुण के कारण उनके बीच विद्युत बल लगता हो उसे विद्युत आवेश कहते हैं। दूसरी परिभाषा होता है कि तत्व पर उपस्थित धन आयन अथवा ऋण आयनों की संख्या को विद्युत आवेश कहते हैं। तीसरा गुण बताया कि पदार्थ के में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इकाई आवेश के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। यही आपका फॉर्मूला भी होता है आवेश का, Q बराबर Ne। इसी पे आपको सवाल आएगा, मैं आपको भी सवाल भी बताऊंगा। इतना कंफर्म हो गया। अब आपको ये भी बात करते हैं साहब कि विद्युत आवेश मैंने बताया कितने प्रकार का होता है। विद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है आवेश। पहला धनात्मक या धन आवेश, दूसरा आपका होता है ऋण आवेश। अब बात यह आती है कि धन आवेश क्या है, ऋण आवेश मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन वह मुक्त करता हो या दान करता, कोई भी पदार्थ अगर इलेक्ट्रॉन मुक्त करे या दान करे तो उस पर धन आयन, और अगर इलेक्ट्रॉन क्या करता हो, ग्रहण करता हो, तो उस पर क्या आएगा, ऋण आयन। अब हमें ये भी बात आती है कि आवेश तो हो गया 2 प्रकार का, मैंने ये भी बताया था आवेश के कारण कौन सा बल लगता है, विद्युत बल लगता है। अगर कोई पूछे साहब विद्युत बल कितने प्रकार का होता है, विद्युत बल भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है अपाकर्षण बल, जिसको दूसरा नाम होता है साहब प्रतिकर्षण, और दूसरा आपका होता है आकर्षण।
इंग्लिश की बात करें तो एक का नाम है रिपल्सन और दूसरे का नाम है अट्रैक्शन। ये भी बता दो ये कब होता है, जब दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस, अर्थात दोनों सजातीय आवेश हो। कौन सा आवेश हो, सजातीय आवेश हो, तो उनके बीच कौन सा लगेगा, अपाकर्षण बल। और अगर एक प्लस और एक माइनस हो अर्थात इनके बीच कौन सा हो, विजातीय आवेश हो, तो उनके बीच लगेगा आकर्षण बल। वापस समझ लो, विद्युत बल दो प्रकार का होता है, अपाकर्षण और आकर्षण। मैंने बोला अपाकर्षण माने कि कोई भी दो पदार्थ अगर दोनों सजातीय आवेश हो, दोनों पदार्थ क्या हो, सजातीय आवेश, मतलब प्लस प्लस हो या माइनस माइनस, तो उनके बीच अपाकर्षण बल अर्थात प्रतिकर्षण बल लगेगा। और एक प्लस हो और एक माइनस हो तो उसे क्या कहेंगे भाई, उनके बीच आपका आकर्षण बल लगता है। कंफर्म। अब बात आती है कि आवेश क्या क्वांटीकृत, आपको बता दो पहले तो यही बताया गया था कि आवेश में आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, बाद में भी बताया गया कि आवेश किसके कारण बनता है साहब, आवेश का निर्माण क्वार्क के कारण होता है। क्यों, किसके कारण होता है साहब, क्वार्क के कारण। बात में आती है भाई क्वार्क में क्या होता है, तो हमने आपको बता दूं कि आवेश के 3 क्वार्क होते हैं। आपको इससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि पदार्थ में 2 ही आवेश होता है भाई। कोई भी पदार्थ हो, पदार्थ को आवेश की दृष्टि से पूछा जाए तो ये उदासीन होता है। याद रखना, बोल रहा हूँ वापस, कोई भी पदार्थ हो आवेश की दृष्टि से पूछा जाए तो उससे उदासीन होता है। आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। क्यों, क्योंकि इसमें धन आयन प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। आप पढ़े प्रोटॉन को P, इलेक्ट्रॉन को E और न्यूट्रॉन को N से दर्शाते हैं। आप पढ़े भी होंगे कि प्रोटॉन धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है और न्यूट्रॉन जो होता है ये उदासीन होता है अर्थात इसका आवेश 0 होता है। ये भी पढ़े हो कि किसी भी पदार्थों में जितनी प्रोटॉनों की संख्या होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। इसका मतलब जब प्रोटॉनों की संख्या उतनी है उतने इलेक्ट्रॉन है, मतलब दोनों के धन आयन की संख्या और ऋण आयन की संख्या बराबर। जैसे एग्जाम्पल ले लो, सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है अर्थात इसमें प्रोटॉनों की संख्या पूछा जाए 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी पूछी जाए तो 11, माने +11 धन होगा -11 ऋण होगा, तो दोनों जोड़ोगे तो क्या आएगा 0। इसलिए आवेश की दृष्टि से अगर कोई पूछा जाए तो आवेश की दृष्टि से ये उदासीन होता है। आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो तीनों होते कण, कोई भी कण का आवेश किससे बना होता है, क्वार्क से बना होता है। ये 3 प्रकार का क्वार्क होता है। पहला रखना, अगर प्रोटॉन का क्वार्क पूछा जाए तो ध्यान देना, प्रोटो आपको इसमें क्वार्क अगर कोई पूछे क्वार्क कितने प्रकार का होता है तो क्वार्क 2 ही प्रकार का होता है, एक अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। दो ही प्रकार का क्वार्क होता है, एक अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। आपको ये भी बता दो, अप क्वार्क की अगर कोई आवेश की कीमत पूछा जाए तो +2/3e और डाउन क्वार्क की कीमत पूछी जाए तो -1/3e। अर्थात मैं आपको बात करता हूँ, कोई भी कण हो, कोई भी पदार्थ में 3 ही प्रकार के कण मुख्यतः पाए जाते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। मैंने आपको बोला कोई भी कण हो वह कण किससे बना होता है तो वह क्वार्क से बना होता है। इस क्वार्क 2 ही होता है, एक अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। अप क्वार्क की कीमत पूछी जाए, एमसीक्यू में आ सकता है कि अप क्वार्क की कीमत पूछी जाए तो +2/3e और डाउन क्वार्क की कीमत पूछी जाए तो -1/3e। अब इसमें सबसे पहले अगर कोई पूछे कि प्रोटॉन का क्वार्क क्या होता है, दूसरा पूछा जा सकता है साहब न्यूट्रॉन का क्वार्क क्या होता है, और तीसरा पूछा जा सकता है साहब इलेक्ट्रॉन का क्वार्क क्या होता है। प्रोटॉन का क्वार्क पूछा जाए तो UUD होता है, मैं प्रूव भी करके दूंगा। न्यूट्रॉन का पूछा जाए तो UDD और इलेक्ट्रॉन का पूछा जाए तो DDD। वापस सुन लो, क्वार्क मैंने बताया 3 भाई, कोई भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों के क्वार्क होते हैं साहब। पहले प्रोटॉन का होता है UUD, इलेक्ट्रॉन का होता है UDD, न्यूट्रॉन का होता है UDD और इलेक्ट्रॉन का होता है DDD।
ये भी बात आती है, हमने बोला कि प्रूव करके दो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम जानते हैं शायद कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश, प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो प्लस ही होता है, न्यूट्रॉन का आवेश 0 होता है और इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस ही होता है। प्रूव करके देख लो। प्रोटॉन है UUD, U की कीमत +2/3 ही, दूसरे की +2/3 ही, तीसरे की -1/3 ही। सॉल्व कर, नीचे का बराबर जोड़ दो, 2 2 4, 4 में से गया 3 तो +3/3 ही, 3 3 कट जाएगा तो प्लस ही। न्यूट्रॉन की UUD होता है, प्रूव करके देख लो। U का +2/3 ही, D का -1/3 ही, D का -1/3 ही, कीमत पता है अभी लिखा था। सॉल्व कर देखो, नीचे का बराबर जोड़ दो तो ये +2 -1 -1 -2 +2 कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का DDD देख लो, एक D का -1/3 ही, दूसरे का भी -1/3 ही, तीसरे का भी -1/3 ही, तीनों का हर बराबर तन जुड़ जाएगा, 1 1 2 और 1 3 तो -3/3 ही, कट किया तो -1 आया। वापस सुन लो, कोई भी कण हो, पहले बताया था पदार्थ उदासीन होता है, बट पदार्थ में 3 कण पाए जाते हैं, हम पढ़े हो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का होता है शायद प्लस धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन को क्या होता है ऋण आवेश, और न्यूट्रॉन उदासीन। कोई भी कण हो, कण 2 ही क्वार्क से बना होता है, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अप क्वार्क की कीमत होती है +2/3 ही और डाउन क्वार्क की कीमत होती है -1/3 ही। मैंने ये भी बोला कि कोई भी आवेश, जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन का अगर कोई पूछे क्वार्क क्या होता है UUD, न्यूट्रॉन का UDD और इलेक्ट्रॉन का DDD, जो मैंने आपको प्रूव करके दे दिया। क्लियर। अब आपको एक टॉपिक और पढ़ेंगे, आवेश संरक्षण का नियम। सबसे पहले हमें बात आएगी कि आवेश संरक्षण का नियम क्या है। इससे पहले आपको याद होगा कि हम 11वीं में संरक्षण पढ़े थे, संवेग संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। आपको नाम से ही पता हो जाना चाहिए, संरक्षण माने होता है बचाना। बचाना मतलब ना तो वह घटे और ना तो वह बढ़े, उसी को हम बोलेंगे संरक्षण। अब आवेश संरक्षण माने संरक्षण में बचाना मतलब अचल। अचल क्या होगा? आवेश। तो सिंपल सी परिभाषा है कि कोनम बताया कि कोई भी पदार्थ हो, अपनी भाषा में बता रहा हूँ पहले, कोई भी पदार्थ हो, उस पदार्थ को अगर हम 2 भाग में बांटे, मान लो 2 भाग में बट गया, तो जितना आवेश इसमें था वह इन दोनों आवेशों के योग के क्या होगा? बराबर होना चाहिए। मतलब Q बराबर आएगा Q1 + Q2। मैंने बोला, वापस सुन लो, आवेश संरक्षण का नियम यही था साहब। मैंने क्या बोला, कोई भी आवेश हो उसको अगर मैं तोड़ता हूँ तो तोड़ने के बाद उन जितने भाग में तोड़ा, सभी भागों के आवेशों को अगर हम प्लस करें तो उसके पहले प्रारंभिक आवेश के मान के बराबर होना चाहिए। इसका परिभाषा कैसे दोगे कि विलगित आवेश पदार्थ के, विलगित में टूटना होता है, विलगित पदार्थ का आवेश अचल होता है। आवेश संरक्षण का नियम ये, वापस बोलो क्या बोला कि विलगित पदार्थ का आवेश अचल होता है। इसका मतलब टूटने के पहले का आवेश और टूटने के बाद का आवेश अचल होता है। ऐसा नहीं टूटना, संपर्क कराओ, जोड़ो, मिलाओ तो भी वही होना चाहिए। वापस समझ लो, आवेश संरक्षण का नियम बताया कि कोई भी विलगित पदार्थ का आवेश अचल होता है। जैसे कोई पदार्थ का आवेश मान लो Q था, उसको 2 भाग में तोड़ा तो इन दोनों आवेशों को प्लस किया जाए तो उसके कुल आवेश के मान के बराबर होगा। क्लियर। ये भी बता दूं, इसी में नोट करके आपको बता देता हूँ, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है ये। तो मैंने आपको आवेश संरक्षण का नियम बताया। जैसे इसी में बताया गया कि कोई भी 2 पदार्थ हो, ध्यान समझना, वहाँ टूटने की बात की है, यहाँ मिलाने की बात कर रहा हूँ। कोई भी 2 पदार्थ हो, उन दोनों पदार्थों को अगर हम संपर्क कराएं, संपर्क मतलब चाहे दोनों को टच कर दूं, चाहे दोनों को तार से जोड़ दूं, चाहे दोनों को टच कराऊं और चाहे दोनों को तार से जोड़ दूं, तो जोड़ने पर इन दोनों के बीच आवेश का ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर माने स्थानांतरण होगा। स्थानांतरण माने इन दोनों के बीच आवेश का आदान प्रदान होगा। कब तक होगा? जब तक कि दोनों के आवेशों का मान बराबर ना हो जाए। अब दोनों का आवेश अगर बराबर हुआ तो आएगा कितना? तो दोनों के औसत मान के बराबर। औसत माने दोनों को जोड़ के बटे में 2, बड़े हो
कुल संख्या का योग बटे में कुल संख्या। वापस समझ लो, इम्पोर्टेंट भी है। कोई भी दो आवेश हो, उन दोनों आवेशों को अगर एक दूसरे के साथ संपर्क कराया जाए, संपर्क माने चाहे तार से जोड़ दूँ, चाहे दोनों को स्पर्श करा दूँ, अगर दो को हम स्पर्श कराएंगे तो इनके बीच आवेश का आदान प्रदान होगा। कब तक होगा? जब तक कि दोनों का आवेश समान ना हो जाए। और समान होने पर आएगा कितना? तो उन दोनों के औसत मान के बराबर। एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लो ये 8 कूलम है, इसका मान लो 2 कूलम है, दोनों को संपर्क रहा, तब इसमें से इसमें आवेश ज़्यादा में आवेश कहाँ से जाएगा? ज़्यादा से कम की ओर जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। अब मान लो दोनों बराबर होने पे मान लो कितना आएगा? तो दोनों का औसत मतलब 8 + 6 2 बटे में 2, तो कितना होगा? 10 बटे 2 बराबर कितना आएगा? 5 कूलम। माने इसमें भी 5 कूलम होगा और इसमें भी 5 कूलम। बाय द वे मान लो अगर ये माइनस हो जाता, तो जैसे मान लो ये 8 कूलम है और ये -2 कूलम है, तब भी वही हाल होगा। दोनों को संपर्क कराने पर दोनों के आवेशों का मान बराबर, मान लो बराबर हुआ, कितना होगा? दोनों का और योग के औसत मान के बराबर 8, चिन्ह सहित लेंगे -2 बटे 2, तो 8 में से 2 गया 6 बटे में कितना होगा? 2। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3। करके देख लो संरक्षण के नियम पालन कर रहा है कि नहीं। देखो, संपर्क कराने के पहले इसमें कितना था? 8, इसमें कितना था? 2, 8 2 10। संपर्क कराने के बाद पहले में कितना है? 5, दूसरे में भी कितना है? 5, तो 5 और 5 कितना हुआ? 10। यहाँ भी देख लो, पहले में 8 है, दूसरे में -2, जोड़ेंगे तो +6 आएगा। अब संपर्क कराने के बाद पहले में 3 है और दूसरे में भी 3 है, तो 3 और 3 कितना हुआ? 6। अर्थात तोड़ने बोला जाए टूटना या संपर्क कराने पर आवेश हमेशा अचल होता है। मतलब ने परिभाषा बताया कि किसी विलगित निकाय का आवेश अचल होता है, ये आवेश की है। आपको इसके बाद एक आगे एग्जाम्पल और समझ लेते हैं हम थोड़ा सा। जैसे आपको मैंने 2 गोले लिए, ये पहला गोला A, दूसरा गोला B। मान लो पहले गोले का आवेश Q है और दूसरा आवेशहीन है। आवेशहीन होने का मतलब है उसका आवेश 0 हुआ। अब दोनों को तार से संपर्क करा दूँ तो आवेश कितना होगा? सिंपल सी बात है, दोनों को संपर्क कराया जाए तो उनके औसत मान के क्या होना चाहिए? बराबर। औसत मान है दोनों को जोड़ के बटे में 2, पहला के Q, दूसरे का 0 बटे में 2, तो कितना आएगा? Q बटे में 2। आप देख लो, ये भी आवेश संरक्षण का नियम पालन कर रहा है। Q है और ये 0 है, तो Q और 0 कितना होगा? Q। यहाँ पे ध्यान दें, संपर्क करने के बाद पहले में कितना आएगा? Q/2, दूसरे में भी कितना आएगा? Q/2, तो Q/2 जोड़ोगे तो Q आ जाएगा। मतलब आवेश संरक्षण का नियम बोला है किसी भी निकाय के विलगित निकाय का आवेश अचल होता है। यही आपका आवेश संरक्षण का नियम है। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसको आवेश को कैसे जोड़ते हैं, आवेश को कैसे में आवेश स्थानांतरित कैसे आवेश बनाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहली बात, जितना मैं वीडियो लेक्चर आपको पढ़ाया इतना आपको घर पे वापस 2 से 3 बार आपको तैयार कर लेना है। मतलब रोज़ का रोज़ वीडियो लेक्चर आपको तैयार कर लेनी होगी, जिससे आपको तकलीफ़ नहीं होगी। नेक्स्ट लेक्चर में आपको आवेश के आगे की बात हम